आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों को भी चक्कर में डाले रखा। ये पहेली है आनुवांशिकता की। ये सवाल हम सबके जहन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि आखिर बच्चे अपने माँ बाप जैसे दिखते तो हैं, पर उनकी एकदम कॉपी क्यों नहीं होते? वो कौन सी चीज है जो ये तय करती है कि कौन से गुण आगे जाएंगे और कौन से नहीं? और क्यों हर बच्चा इतना यूनिक होता है? सदियों तक सच में किसी के पास इसका कोई पक्का जवाब नहीं था। ये एक मिस्ट्री थी। फिर एंट्री होती है एक साधु की, जिनका नाम था ग्रेगर मेंडल। और मजे की बात यह है कि उन्होंने इसका हल किसी हाईटेक लैब में नहीं, बल्कि अपने मठ के बगीचे में मटर के पौधों को गिनकर ढूंढ निकाला। तो चलिए इस पारिवारिक रहस्य की तह तक चलते हैं। आखिर ये सब होता कैसे है? तो सबसे पहली और सबसे बेसिक बात, हर बच्चे को जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं, वो माता और पिता दोनों से आता है, वो भी लगभग बराबर बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि हर गुण, हर ट्रेट पर दोनों का असर पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि मेंडल ने इस गुत्थी को सुलझाया कैसे? इसका जवाब छिपा था उनके मटर के पौधों में। अब सवाल उठता है कि मटर के पौधे ही क्यों? क्योंकि उनके गुण या ट्रेट्स बड़े साफ सुथरे थे। या तो पौधा लंबा होगा या छोटा, या तो बीज गोल होगा या झुर्रीदार। कोई बीच का हिसाब किताब नहीं था, एकदम क्लियर कट। मेंडल का तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक था। देखिए उन्होंने क्या किया। पहले उन्होंने एक शुद्ध नस्ल का लंबा पौधा लिया और एक शुद्ध नस्ल का छोटा पौधा। फिर उन्होंने इन दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन कराया, जिससे एक नई जनरेशन पैदा हुई। इसे उन्होंने नाम दिया F1 जनरेशन। और फिर उन्होंने बस ध्यान से देखा कि नतीजा क्या निकलता है। तो सेटअप बिल्कुल क्लियर था। एक पेरेंट शुद्ध लंबा पौधा, दूसरा पेरेंट शुद्ध छोटा पौधा। और नतीजा सच में चौंकाने वाला था। जो नई F1 जनरेशन आई, उसमें सारे के सारे पौधे लंबे थे। एक भी पौधा छोटा नहीं, कोई मीडियम हाइट का भी नहीं। ऐसा लगा जैसे छोटेपन का जो गुण था, वो बस हवा में गायब हो गया हो। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या वो छोटेपन वाला ट्रेड हमेशा के लिए खत्म हो गया, या वो बस कहीं छिपा हुआ है, मौके का इंतजार कर रहा है? और इसी सवाल के जवाब में छिपा था जेनेटिक्स का पहला और शायद सबसे मशहूर नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभावी गुण का नियम। लेकिन मेंडल का एक्सपेरिमेंट यहीं खत्म नहीं हुआ। अब उन्होंने उन F1 पीढ़ी के लंबे पौधों का आपस में ही क्रॉस पॉलिनेशन कराया। और यहां हुआ असली चमत्कार। वो छोटेपन का गुण जो पहली पीढ़ी में पूरी तरह गायब हो गया था, वो दूसरी पीढ़ी में वापस आ गया। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। और ये गुण बस ऐसे ही रैंडमली वापस नहीं आया, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न में लौटा। दूसरी जनरेशन, जिसे F2 कहते हैं, उसमें हर 3 लंबे पौधों के साथ एक छोटा पौधा उगरा था, यानी लगभग 75% लंबे और 25% छोटे। ये कोई तुक्का नहीं था, इसके पीछे पक्का कोई मैथमेटिकल रूल काम कर रहा था। और यहीं से मेंडल ने डोमिनेंट या प्रभावी गुण का कॉन्सेप्ट दिया। डोमिनेंट ट्रेट वो है जैसे कि लंबापन, जिसे एक्सप्रेस होने के लिए यानी दिखने के लिए अपने फैक्टर की सिर्फ एक कॉपी ही काफी है। इसे दिखाने के लिए हम कैपिटल T का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर दूसरा क्या है? वो है रिसेसिव या अप्रभावी गुण, जैसे कि छोटापन। ये थोड़ा शर्मीला है। ये खुद को तभी दिखा पाता है जब इसके फैक्टर की दोनों कॉपीज मौजूद हों। इसे हम स्मॉल t से दिखाते हैं। और अब समझ आया कि ये पहली पीढ़ी में क्यों छिप गया था, क्योंकि डोमिनेंट वाले ने इसे दबा दिया था। ठीक है, तो एक ट्रेट की कहानी तो समझ आ गई। लेकिन क्या होता है जब हम एक साथ 2 ट्रेट्स को देखें, जैसे पौधे की हाइट और उसके बीच का शेप? क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो अब मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट को एक लेवल और ऊपर ले गए। उन्होंने एक ऐसा पौधा लिया जो लंबा था और उसके बीज गोल थे, और उसका क्रॉस कराया एक ऐसे पौधे से जो छोटा था और जिसके बीज झुर्रीदार थे। तो F1 जनरेशन में क्या हुआ होगा? जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं, सारे पौधे लंबे और गोल बीज वाले निकले, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स थे। लेकिन असली मजा तो F2 जनरेशन में आया, जब इनका आपस में क्रॉस कराया गया। वहां सिर्फ पेरेंट्स जैसे कॉम्बिनेशन ही नहीं मिले, मतलब सिर्फ लंबे गोल या छोटे झुर्रीदारी नहीं, बल्कि एकदम नए कॉम्बिनेशन भी दिखे।
कुछ पौधे लंबे थे पर बीज झुर्रीदार थे और कुछ छोटे थे पर बीज गोल थे। ये एकदम फ्रेश कॉम्बिनेशंस थे। और ये एक और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। इससे ये साबित हो गया कि पौधे की हाइट वाला गुण और बीज के शेप वाला गुण, ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए नहीं हैं। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी अपनी मर्जी से अगली पीढ़ी में जाते हैं। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सोचिए, मेंडल ने ये सारे नियम बना दिए, पर उन्हें ये तक नहीं पता था कि सेल के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो ये सब करवा रहा है। कमाल है ना? तो चलिए अब मेंडल की कहानी को मॉडर्न साइंस से जोड़ते हैं। आज हम जानते हैं कि मेंडल जिन्हें फैक्टर्स कह रहे थे वो असल में जीन्स हैं। जीन को आप डीएनए की रेसिपी बुक का एक पन्ना समझ सकते हैं। इसमें किसी एक खास प्रोटीन को बनाने की रेसिपी यानी कोड लिखा होता है, और फिर वही प्रोटीन हमारे किसी न किसी गुण यानी ट्रेट को कंट्रोल करता है। चलो इसे फिर से पौधे की हाइट वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। होता क्या है, जीन एक इंस्ट्रक्शन देता है। उस इंस्ट्रक्शन से एक खास एंजाइम जो कि एक तरह का प्रोटीन है वो बनता है। फिर वो एंजाइम पौधे का ग्रोथ हार्मोन बनाता है, और बस उस हार्मोन की मात्रा तय करती है कि पौधा लंबा होगा या छोटा। पूरी कहानी एक जीन से शुरू होती है। और एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, हम जैसे ज्यादातर जीवों में हर जीन की 2 कॉपीज होती हैं। एक मां से आती है और दूसरी पिता से। तो ये जीन रहते कहाँ हैं? ये डीएनए के बड़े बड़े पैकेट्स में रहते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। हमारी हर कोशिका में क्रोमोसोम्स जोड़ियों में होते हैं, और हर जोड़ी में एक क्रोमोसोम मां से आता है और एक पिता से। और जब अगली पीढ़ी बनती है तो हर पेरेंट अपनी हर जोड़ी में से सिर्फ एक क्रोमोसोम, वो भी रैंडमली, आगे पास करता है। और बस इसी वजह से अलग अलग गुण एक दूसरे से आजाद होकर अगली पीढ़ी में जा पाते हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा मेंडल ने अपने मटर के पौधों में देखा था। देखिए, मेंडल के ये नियम आज भी जेनेटिक्स की बुनियाद हैं। जेनेटिक बीमारियों को समझने से लेकर बेहतर फसलें उगाने तक हर जगह ये काम आते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, अगर ये कुछ सीधे साधे नियम एक मटर के पौधे के गुण तय कर सकते हैं, तो जरा सोचिए कि कितने हजारों लाखों जीन्स के कितने जटिल कॉम्बिनेशंस मिलकर उन अनगिनत गुणों को बनाते होंगे जो हम में से हर एक को इतना अनोखा, इतना यूनिक बनाते हैं।